राम राम आप सब ने फिर एक बार मेरी पहली वीडियो ने इतना सपोर्ट और अप्रिशिएट करने खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मेरी वीडियो हरियाणा और पॉलिटिक्स के ऊपर है, क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन आ रहे हैं। 5 अक्टूबर में अपनी वोटिंग है, तो मैंने सोची कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा की सोसाइटी बहुत हद तक पॉलिटिकली एक्टिव है और पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस हुआ है। हरियाणा ने काफ़ी दिग्गज नेता भी दिया है, जिनमें अगर हरियाणा और पॉलिटिक्स का नाम आवे तो 3 लाला का नाम सबसे ऊपर आवे। चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल। तो हाँ, आज की मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब ने एक अपील करना चाहूँगा कि इलेक्शन आ रहे हैं, वोटिंग डे 5 अक्टूबर का है, तो प्लीज़ जाके वोट ज़रूर करियो, क्योंकि राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और यो कमाया गया है। जिस तरह अपन कॉन्स्टिट्यूशन मिले, आज़ादी मिली, ये वोटिंग राइट भी एक अपना हक है। तो इसने वेस्ट मत करो। जिस टाइम भी आपने वोट देनी है, जो भी आपने पसंद है, जो भी आपकी आइडियोलॉजी है, उस टाइम वोट करो, पर वोट ज़रूर करियो, एटलीस्ट वोट। थैंक यू। हाँ, तो वीडियो पर वापस आते हुए, हरियाणा की राजनीति पॉलिटिक्स समझने खातिर हरियाणा का इतिहास समझना बहुत जरूरी है। हरियाणा का जन्म 1 नवंबर 1966 में हुआ। तो 1 नवंबर है क्यों और 1966? तो इसके पीछे भी काफ़ी रीज़न है। जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होया था 1950 में, यानी एग्जैक्ट डेट पर जाऊं तो 26 नवंबर 1949 में, तो अपन जो स्टेट्स था वह 4 कैटेगरी में बांटा था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, और ये टोटल 29 था। पर ये एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर था कि हम एडमिनिस्ट्रेट कितना बेटर तरीका से कर पाओगे स्टेट्स ने। पर आगे चलते चलते लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स की डिमांड उठने लगी, और उसके चलते पहला स्टेट 1953 में आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेसिस पर तेलुगु स्पीकिंग पीपल पर बनाया गया। तो ये सब चलते हुए अगला स्टेटा ने भी डिमांड करी कि हमने भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर अपना स्टेट्स चाहिए, और कमेटी बिठाई गई, जिसका चलते 1956 में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी निकल के आई, और जिनका क्रिएशन 1 नवंबर में कराया गया था। इसलिए उसके बाद जब भी नया स्टेट फॉर्म कराया करे तो सेंटर कोशिश कराया करे कि 1 नवंबर नहीं बनाया जाए। तो आप देखोगा ज़्यादातर स्टेट्स का जो फाउंडिंग डे है वो 1 नवंबर। तो इसके चलते जब पंजाब में यह डिमांड उठी कि पंजाबी स्पीकिंग अलग स्टेट बनाया जाए, तो 1966 में जो अपर पंजाब का एरिया था वो हिमाचल में मर्ज कर दिया गया, जो नॉन पंजाबी स्पीकिंग था। एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई चंडीगढ़, और जो पेप्सू और पंजाब का पार्ट था साउदर्न पंजाब में, वो हरियाणा नाम तक फॉर्म कर दिया गया। ये बेसिकली हिंदी स्पीकिंग बेल्ट थी। और 1966 में जाके हरियाणा एज अ स्टेट बढ़ के आया, और अपना जो पहला चीफ मिनिस्टर था वो श्री पंडित भगवत दयाल शर्मा बने। पर ये मतलब इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं थे। 1967 में पहला इलेक्शन हुआ, और फर्स्ट इलेक्शन में जो फर्स्ट इलेक्टेड सीएम बने वो चौधरी बंसीलाल बने। और इसका चलते जो आप 20th सेंचुरी की पॉलिटिक्स देखोगा तो 1967 टू 1999 पूरी राजनीति 3 लाला के बीच में हुई, बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल, और ये बदल बदल के सीएम रहता गया। बीच बीच में और भी आया, पर वह इतना ड्यूरेशन खातिर ना था। तो मेनली जो 20th सेंचुरी की जो अपनी राजनीति हरियाणा की, वो 3 लाला के बीच में। आगे चल के 1975 में डिलिमिटेशन हुआ,
और जो 81 सीट थी एमएलए की वो 90 होगी, और जो 9 एमपी इलेक्ट होया करता हरियाणा था वह 10 एमपी हो गया, जिसमें तो 17 एससी रिजर्व एमएलए हैं और 2 एमपी हैं रिजर्व। अगर आप हरियाणा की मोटी मोटी इन्फ्लुएंशियल बेल्ट्स की बात करें जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं हरियाणा की पॉलिटिक्स में, तो वो मेनली आप 3 बेल्टा में डिवाइड कर सका। हाँ, पहली जीटी रोड बेल्ट है जिसमें मिक्स पॉपुलेशन है, ब्राह्मणा की, जाटा की, रोडा की। इसमें गोड ब्राह्मण काफ़ी डोमिनेंट रोल प्ले करे हैं। फिर सेंट्रल हरियाणा आवा है जिसने जाट बेल्ट बोल रहे हैं। इसमें काफ़ी हद तक जाट एक इन्फ्लुएंशियल कास्ट है जो काफ़ी एक एक्टिव रोल प्ले करे। और अगर आप साउदर्न हरियाणा की बात करें तो यह आइर बेल्ट है और इसमें आइर काफ़ी एक एक्टिव रोल प्ले करे। तो यो तो हो गया पूरा एक मोटा मोटा हरियाणा का पॉलिटिकली बैकग्राउंड। ये करेंट पॉलिटिकल स्टेटस पर आवा तो आज के दिन हरियाणा की स्थिति यह हो रही है कि अगर किसी नेता ने टिकट मिल जाए तो देश बदलन चाल पड़े है, टिकट ना मिले तो पार्टी बदलन चाल पड़े। खैर यो पार्टी बदलन का सिस्टम हरियाणा खातर कुछ नया को नहीं, क्योंकि जिस तरह हरियाणा में पहला चुनाव आया था 1967 का, जब तक हरियाणा आया राम गया राम खातर फेमस है और ये पुरानी प्रवृत्ति है और हरियाणा का आदमी भी इस चीज ने एक्सेप्ट करे। पर इसके चलते हुए पॉलिटिक्स में आदमी का नाम बहुत खराब हो जाए। बाकी अगर ये आया राम गया राम पर बात आएगी है, बात चाल पड़ी है, तो फिर हरियाणा की पॉलिटिक्स की कुछ कमी और उन पर कुछ सुझाव पर भी बात कर लें, क्योंकि अपना चैनल का मेन फोकस ही मेन मोटिव तो ये है ना कि हरियाणा की कोई भी प्रॉब्लम हो और उसका क्या सॉल्यूशन हो सके उस पर बात करें। तो अगर आप समय पहले आया राम गया राम ने उठावा तो आया राम गया राम कुछ को नहीं, मेनली स्विच ऑफ पार्टीज है कि आदमी खुद का पर्सनल मोटिव खातर किसी भी पार्टी में स्विच कर जा, किसी ने ज्वाइन कर जा। तो मेनली यो कितने न कितने वोटर्स के साथ विश्वासघात हुआ कि आदमी किसी ने सोच किन क्या सोच किन चूज करे हैं और वो कितना और स्विच हो जाए। तो अपन सोचना चाहिए कि अपन जो ये फ्लक्चुएटिंग पॉलिटिकल पर्सन्स रहे हैं जिनकी कोई प्रॉपर सेट ऑफ आइडियोलॉजी ना रहे या कोई प्रॉपर सेट ऑफ रूल इथिकल कोड ना फॉलो ना करें, उन कम जिताओ। अगर दूसरा टॉपिक पर बात करें, दूसरा पॉइंट पर, तो दूसरा है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। हरियाणा का कुछ घर ज़रूरत ज़्यादा पावरफुल हो गया, जिस तरह चौटाला फैमिली देवीलाल का टाइम था, और ई बाप गिनो तो हरियाणा का मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स चौटाला फैमिली था। फिर बंसीलाल का परिवार, भजनलाल का परिवार, हुड्डा फैमिली आज के दिन रोहतक एरिया में जो सोनीपत रोहतक झज्जर है इसमें डोमिनेट करने लग रही है। अगर आप अहिरवाड़ की साइड जाओ तो राव इंद्रजीत एक काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी है। तो न्यू करके काफ़ी परिवार हैं हरियाणा में जो काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं। और अगर आप ढंग से देखो तो अगर 90 सीट हैं एमएलए की हरियाणा में, तो अप्रोक्स 50% यानी 45 तक 50 सीटों पर यह परिवार अपना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन का आदमी या इन का घर का जीता, जिसका चलते एक आइडियोलॉजी या आदमी के दिमाग में यह आ गई है कि पॉलिटिक्स सिर्फ इन का काम है। तो कोई यूथ, नया आदमी, नई आइडियोलॉजी, नया जोश आ ना पा रहा, तो ट्राई करना चाहिए कि इसने एज ए किसी की बाप दादा की जागीर ना समझ के नया आदमिया ने भी इसमें आना चाहिए, काम करना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो यह समाज सेवा है, और अगर आप समाज में कुछ करना चाहो हो
तो पॉलिटिक्स भी बढ़िया चीज़ है, क्योंकि अब पॉलिटिकल कुछ भी ना हो या करे कि कोई न्यू कह दे हम पॉलिटिकल और मेरा कोई व्यू को नहीं, मैं किसी साइड बायस को नहीं। क्योंकि अगर आप समाज में हो तो राजनीति है, राजनीति है तो आप समाज में हो, तो यो काफ़ी इंटीग्रेटेड चीज़ है। और आप इससे जुड़ रहे हो तो जितना हो सके पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश करो, ना कि इससे दूर होने की या एक मतलब किसी चीज़ में फंसने की कोशिश करो। अगर तीसरी चीज़ पर बात करें तो आजकल मसल पावर और मनी पावर भी काफ़ी बढ़ गई है। आपने न्यूज़ में भी सुनी होगी कि 100 करोड़ में टिकट बटन लाग रही है। अगर एक एमएलए की टिकट 100 करोड़ में बिकन लाग रही है और उसके बाद वो इलेक्शन जीतने खातिर और रुपया लगावेगा, तो जितना भी वो खर्चा करेगा अगला 5 साल में वो कमाने की भी तो सोचेगा। अगर 100 करोड़ खर्चा करेगा तो 500 करोड़ तो कमावेगा, और अगर वो खुद खातिर कमावेगा तो जनता खातिर क्या करेगा, और जनता खातिर कुछ ना करेगा तो समाज का सुधार किस तरह होगा। तो कोई मेहनती और कर्मठ आदमी हूँ जो असल में समाज खातिर क्यों करना चाहूँ, अपन उन ही मोटिवेट करना चाहिए, उन ही सपोर्ट करना चाहिए। चौथी चीज की बात करूं तो चौथा पर आवा है रिलीजन और कास्ट बेसिस पर जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। आज के दिन धर्म और जाति इतना बड़ा मुद्दा हो लिया है कि सोशल अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट की कोई बात ना करे कि हमारे हल्का का रोड किसान ठीक है या ना, बिजली 24 घंटा आने लग रही है या ना, समाज खातिर क्यों सुधार हो या नई स्कीम आई है, पढ़ाई लिखाई खातिर कोई कॉलेज इंस्टीट्यूशन खोलिया है या ना। आपा ने सिर्फ जात पात का मतलब हो जा है कि अच्छा हमारी जात का हम जिता दें, हमारा धर्म का हम जिता दें। न्यू काम ना चला भाई। अगर एक्चुअल में इस चीज़ में सुधार लेने की ज़रूरत है तो आपा ने रिफॉर्मर सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, ना कि कास्ट और रिलीजन बेसिस पर कोई नेता। इसके चलते एक और 5वां पॉइंट और आवा है जो मेरे नज़र में सब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है वुमेन रिप्रेजेंटेशन। वुमेन रिप्रेजेंटेशन खातिर हरियाणा वो भी काफ़ी बदनाम है, क्योंकि अगर आप सेक्स रेशियो देखा या और कुछ देखा तो हरियाणा में सब में लो है, और आप और सारा पैरामीटर्स में चाहे नेशन का और स्टेट में कितना आगे होते हुए इसमें पीछे रह जाए। अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें भी एक काफ़ी आयरनिकल चीज़ निकल के ना आवेगी कि आज तक 90 में 58 ऐसी सीट है जिसमें आज तक एक भी वुमन कैंडिडेट जीतती है ना। और अगर आप पूरा इलेक्शन की बात करें 1966 तक 2024 तक, तो कुल मिला के मस्सा 90 लेडीज जीतती हैं आज तक ना। तो कोई आप ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाई है। दो सरकार काफ़ी इनिशिएटिव लेने लग रही है कि 33% वुमेन रिजर्वेशन ना आनी चाहिए और कुछ, पर उससे वह इम्पैक्ट पड़ता ना लग रहा, ना ही वह एम्पावरमेंट हो रही। तो अगर कोई लेडीज और पावरफुल कैंडिडेट अगर कोई आवा है और बढ़िया है तो कितने कितना अपन वो भी मोटिवेट करना चाहिए। ये 4-5 मेरे नज़रिया में मोटी मोटी प्रॉब्लम, बाकी तो काफ़ी यो अपना आप में इतना बड़ा जोनर है कि इसमें n नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम है कि जितनी आप गिनवाओगे उतनी कम, पर मन ने ये मोटी मोटी लागे। और अगर आप इनका सुधार एक बढ़िया विजनरी या सोशल अपलिफ्टमेंट डेवलपमेंट की विचारधारा या एक सेट ऑफ आइडियोलॉजी पर काम करके अगर किसी लीडर ने सेलेक्ट करा हाँ, तो आप और बढ़िया स्टेट बन के ना आ सका। बाकी अगर आपका कुछ सुझाव हो या मेरे तो कुछ गलती हो तो प्लीज़ कमेंटा में बताइए। धन्यवाद।